डियर स्टूडेंट्स, आज ये कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो फूड मटेरियल है वो कार्बोहाइड्रेट है। जो एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले अधिकतर जो प्राणी हैं, जिनमें हम भी इंक्लूडेड हैं, उनके लिए जो फूड मटेरियल है या जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी केमिस्ट्री क्या है, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, किस तरह के यौगिक हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में पाए जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्बनिक यौगिकों का समूह है और नेचर इटसेल्फ कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने की एक बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है, जिसको हम कह सकते हैं। नेचर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और नेचर में जितनी भी प्लांट किंगडम है, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में जो चीज़ें काम में ली जाती हैं वो वास्तव में अगर हम देखें तो उनमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उपयोगी नहीं होने के कारण ही हमारा जो शरीर है वो ऑक्सीजन को तो ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वातावरण में उपस्थित है, इसको अवशोषित करके जो प्लांट की जो सेल्स हैं या पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का अवशोषण करके, और उनके अंदर जो हरा कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो दो चीज़ें जो वातावरण से पत्तियां ले रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प है, तथा क्लोरोफिल उनके अंदर उपस्थित एक कंपोनेंट है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का वो संश्लेषण करते हैं जो हमारे लिए फूड मटेरियल के रूप में काम में आती हैं, और तथा ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो प्राणवायु है वो जो है हमारे लिए जीवित रखने के लिए हमें सांस लेने में काम में आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के अवशोषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है। तो ये इस प्रकार से प्रकृति में जो है कार्बोहाइड्रेट्स का लगातार संश्लेषण होता रहता है। तो ये जो है इस प्रकार से हैं, हम इसको देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का समूह है, तथा प्रकृति में यह हरे पौधों में सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का है वो निर्माण होता है, और ये जो प्रोसेस है ये जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का समूह है। प्रकृति में यह हरे पौधों में सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प द्वारा बनाए जाते हैं, तथा यह क्रिया है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड n मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और m मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर के द्वारा है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमने रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला के रूप में व्यक्त किया है। CnH2O का होल m है और NH2O है, ऑक्सीजन है वो इसमें बाहर निकल गई है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का है वो संश्लेषण होता है जो है। अब हम देखें कार्बोहाइड्रेट क्या है,
तो अधिकतर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें जो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 का होता है। और हम देखें जल के अंदर भी जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो भी 2:1 ही होता है। तो इस प्रकार से इसलिए ही इनको जो नाम दिया गया है कि ये कार्बोहाइड्रेट हैं, अर्थात ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। कार्बन के हाइड्रेट का मतलब है चूँकि जल में भी जो अनुपात है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का वो 2:1 है, तो इसी प्रकार से इनमें भी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। इसीलिए इनको और कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं। हाइड्रेट का मतलब है, हाइड्रेट का मतलब वाटर से होता है, तो यहाँ पर इसीलिए इनको कार्बन के हाइड्रेट्स कहते हैं जो है। तो ये बताया गया है कि अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान 2:1 होता है। इसी कारण कार्बोहाइड्रेट प्रारंभ में कार्बन के हाइड्रेट्स कहलाते थे, अतः इनको कार्बन के हाइड्रेट कहलाने की वजह से कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया। एग्जाम्पल में है जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है। अब इसमें देखें हम 6 कार्बन है और H2O का होल 6 है। H2O का होल 6 करेंगे तो फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है C6H12O6 है। सुक्रोज है C12H2O का होल 11 अर्थात C12H22O11, तो ये सुक्रोज है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अब ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों में जैसे ग्लूकोज में है तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन है 6, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया 2:1। जो सुक्रोज है उसमें है हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन है 11, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात हो गया 2:1 है। तो इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। परंतु ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात, अब देखिए बहुत से ऐसे यौगिक भी सामने आए जिनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 था, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। जैसे सरल यौगिक फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग लें तो CH2O है, तो इसमें कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जो वाटर है उसका अनुपात है H2O, यहाँ पर टोटल जो अनुपात है यौगिक के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो 2:1 है। एसिटिक अम्ल हम ले लें CH3COH, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, H2O का होल 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। तो इसमें जो है, लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड या एसिटिक अम्ल इत्यादि हैं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। इसी प्रकार कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे रेमनोज हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं। अब इसी तरह से कुछ ऐसे यौगिक भी आए जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात है वहाँ पर 2:1 नहीं है। जैसे रेमनोज है, तो रेमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन है 5, तो अगर ऑक्सीजन 6 होता तो 2:1 हो जाता। यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 12:5 है, तो इस प्रकार से ये 2:1 नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि ये 2:1 नहीं है, लेकिन रेमनोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार से जो बेसिक हमारी डेफिनेशन थी कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, वो हमारी डेफिनेशन यहाँ पर फिट नहीं होती है, ये डेफिनेशन लागू नहीं है। तो अब फिर देखा गया साइंटिफिकली, जब इनका स्ट्रक्चर पूरा देखने की कोशिश की गई, स्ट्रक्चर का अध्ययन किया गया, तो फिर ये पाया गया कि इनके अंदर जो फीचर है, मेन बात है वो ये है कि इनमें जो है कार्बोनिल समूह आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह हम जानते हैं क्या है, एल्डिहाइड एवं कीटोनों को संयुक्त रूप से कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो इनमें या तो एल्डिहाइड समूह होगा निश्चित रूप से, या फिर कीटोनिक समूह होगा, तथा OH समूह है। तो ये कुल मिलाकर है बाईफंक्शनल कंपाउंड निश्चित रूप से। बाईफंक्शनल का मतलब है इनमें एक कार्बोनिल समूह है और एक हाइड्रोक्सी समूह है। कार्बोनिल समूह चूँकि एल्डिहाइड एवं कीटोन संयुक्त रूप से होते हैं, इसमें या तो एल्डिहाइडिक समूह होगा या फिर कीटोनिक समूह इसके अंदर उपस्थित होता है। इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो है बाईफंक्शनल यौगिक हैं, और इनमें जो है तो इनके जो संरचना है
उसके आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन की गई है, तो ऐसे यौगिक जिनमें कि कार्बोनिल समूह और OH समूह हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। उक्त संरचनात्मक विशेषताओं के कारण इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो ये जो है इनकी परिभाषा। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, जो साइंटिफिक डेफिनेशन स्ट्रक्चर के आधार पर है, वो ये है, वह सभी यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब, पॉली का मतलब बहुत, हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह है, अधिक OH समूह। पॉली वर्ड हम लोग जब यूज़ करते हैं जबकि 3 से ज़्यादा OH समूह उपस्थित होते हैं। मोनो, डाई, ट्राई के लिए यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद 3 से ज़्यादा हो जाने पर पॉली वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है, अथवा जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए? वह सभी यौगिक जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं। मैंने बताया कि इनके अंदर 2 फीचर आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं, एक तो इनके अंदर OH समूह होगा और दूसरा कार्बोनिल समूह होगा। कार्बोनिल में एल्डिहाइडिक भी हो सकता है या फिर कीटोनिक भी हो सकता है। आगे जब हम इनकी संरचनाओं को देखेंगे, जैसे मोनोसैकेराइड्स में आगे हम पढ़ेंगे उसके लिए कि एल्डिहाइडिक, जैसे ग्लूकोज है तो एल्डिहाइडिक शुगर है, ग्लूकोज को कहा जाता है, वो एल्डिहाइडिक शुगर है। और जो फ्रक्टोज है वो कीटोनिक शुगर है, फ्रक्टोज है वो कीटोनिक शुगर है, उसके अंदर कीटोनिक समूह होता है और दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है। लेकिन ग्लूकोज है वो एल्डिहाइडिक शुगर है और जो फ्रक्टोज है वो कीटोनिक शुगर है। इस प्रकार से है। तो इनके लिए जो डेफिनेशन आई है, वह सभी यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है अथवा जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो या तो उनके अंदर पहले से उपस्थित है या फिर जल अपघटन पर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सभी कार्बोहाइड्रेट्स में एक से अधिक असीमित कार्बन परमाणु होते हैं, इस कारण सभी कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो सभी कार्बोहाइड्रेट्स में एक से अधिक असीमित कार्बन परमाणु होते हैं। तो अब हम यहाँ पर भी इनकी एक नई विशेषता आ रही है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम आप जानते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम हम किन्हें कहते हैं? ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूहों के द्वारा संतुष्ट हो रही हों। तो इनकी ये भी विशेषता है कि इनमें एक से अधिक असमित कार्बन परमाणु होते हैं। इसी कारण सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रकाशिक क्रियाशील होते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब इनका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो फर्दर जल अपघटन पर अन्य छोटे कार्बोहाइड्रेट अणुओं में परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात इनका अगर हम जल अपघटन करेंगे तो हम इनके द्वारा अन्य छोटे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सरलतम कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल अपघटन पर अन्य छोटे शुगर या शर्करा अणुओं में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे C6H12O6 है, जल के साथ में क्रिया एचाइन की उपस्थिति में अगर हम कराएंगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी या फिर वो छोटे अन्य कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित नहीं होता है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यह 2 या 2 से अधिक सरल शर्करा मोनोसैकेराइड इकाइयों से जुड़े रहते हैं। इनको निम्न 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ये हैं, इनमें 2 या 2 से अधिक सरल मोनोसैकेराइड या जो मोनोसैकेराइड हैं वो इकाइयाँ जुड़ी रहती हैं। मोनोसैकेराइड्स वो हैं जो कि फर्दर, जैसे मैंने बताया है कि मोनोसैकेराइड हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज हैं। तो 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ जुड़ करके जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में एक बात ये निश्चित है कि उसमें मोनोसैकेराइड के 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे। इनको इस प्रकार 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहले डाइसैकेराइड। डाई जैसे नाम से पता पड़ रहा है, डाई का मतलब 2 है,
सैकराइड का मतलब है उसे 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स स्मॉल वाले होंगे, तो ये वो होती हैं जिनसे कि 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं। जैसे सुक्रोज है, शर्करा है, शुगर जो हम लोग जो है टेबल शुगर कहते हैं, जिसको हम लोग खाने में काम में लेते हैं। तो C12H22O11 इसका फॉर्मूला है सुक्रोज का। वाटर के साथ में एचाइन की उपस्थिति में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अणु में जल अपघटित हो जाता है। तो 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तो इसको क्या नाम दिया गया? डाइसैकराइड। इसी तरह से माल्टोज है, C12H22O11, यह जल अपघटित होकर के 2 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का अणु देता है। देखिए सुक्रोज का भी फार्मूला C12H22O11 है, माल्टोज का भी फार्मूला C12H22O11 है। दोनों ये एक दूसरे के आइसोमर हैं और इनके जल अपघटन पर क्रमशः ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही हमेशा प्राप्त हो रहा है। ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है और फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये डाइसैकराइड्स हैं, इनके द्वारा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हमारे लिए प्राप्त होते हैं, इनको हम डाइसैकराइड्स कहते हैं।